आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। उनको यह सम्मान कुवैत के प्रधानमंत्री शेख फैसल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ एक द्विपक्षीय वार्ता भी की। आपको बता दें कि दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला यह अभी तक का 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को ही 2 दिवसीय कुवैत के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक सामुदायिक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। बता दें कि यह 43 साल बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला कुवैत दौरा भी है। दिल्ली के उपराज्यपाल पीके सक्सेना ने रविवार को आम आदमी पार्टी सरकार को निशाने पर लेते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली के पीने के पानी की कमी, सीवरों की खस्ता हाल का मुद्दा उठाया। उपराज्यपाल ने एक्स पर लिखा कि गलियों और रास्तों पर जमा बदबूदार पानी बरसात का नहीं है, उफनते सीवरों का है। अपनी समस्याओं और हृदय विदारक कष्टों को बयां करती महिलाएं दिल्ली की हैं, किसी और प्रदेश या देश की नहीं। राजधानी में लाखों लोगों की बेबसी और दयनीय जीवन को कल फिर से देखना बेहद निराशाजनक और परेशान करने वाला रहा। इन क्षेत्रों में भी अन्य इलाकों की तरह बुनियादी नागरिक सुविधाओं और सेवाओं का घोर अभाव है। नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे संकरी गलियां लगातार काद और गंदे पानी से भरी रहती हैं। सड़कों का नामो निशान नहीं है। बिजली की आपूर्ति बेहद अनिश्चित है। पीने के पानी की भारी कमी है, जिससे महिलाएं 7 से 8 दिन में एक बार आने वाले टैंकर से पानी बाल्टियों में ढोने को मजबूर हैं। क्षेत्रवासियों ने बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति, अनियमित जल वितरण, रास्तों पर कचरे के ढेर की समस्या और साफ सफाई की पूरी तरह से कमी को लेकर अपनी समस्याएं बताईं। बड़ी संख्या में निवासियों ने रोजाना 8 से 10 घंटे तक बिजली कटौती की शिकायत की और दिल्ली सरकार के फ्री बिजली देने के दावों के विपरीत भारी भरकम बिजली के बिल दिखाए। एलजी सक्सेना ने आगे कहा कि आई&एफ विभाग के अधिकारियों से इन गंभीर मुद्दों को तत्काल हल करने के सुझाव दिए। यह बेहद जरूरी है कि हम इन निवासियों को कम से कम मौलिक सुविधाएं तो मुहैया कराएं। लोगों को आश्वासन दिया है कि सफाई अभियान कल से शुरू होगा और मैं स्वयं इन प्रयासों की प्रगति की निगरानी करूंगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवासियों को गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए कम से कम मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के संबंधित मंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे इन क्षेत्रों का दौरा करें और खुद इन नारकीय परिस्थितियों को देखें। उन्हें इस दयनीय स्थिति को सुधारने के तुरंत कदम उठाने चाहिए। आइए एक साथ आएं और दिल्ली को फिर से महान बनाएं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के सोशल मीडिया पोस्ट पर अरविंद केजरीवाल का भी जवाब आया है। दरअसल जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि मैं उपराज्यपाल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने जो भी कमियां बताई हैं, हम उन्हें दूर करेंगे। वह नांगलोई मुंडका रोड पर गए और वहां गड्ढे दिखाए। हम उस सड़क को ठीक करवा रहे हैं। आज उन्होंने जिन इलाकों का दौरा किया, हम उन्हें साफ करवाएंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वह कमियां बताएं और हम उन्हें दूर करेंगे। असम पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ एक बार फिर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए बीती रात 416 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सबसे अधिक गिरफ्तारियां बांग्लादेश की सीमा से सटे धुबरी जिले में की गई हैं। असम पुलिस के अनुसार धुबरी जिले के अलग अलग इलाकों से बाल विवाह कराने के आरोप में रविवार तड़के तक 68 लोगों को पकड़ा गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई के बारे में एक्स पर एक पोस्ट कर जानकारी दी कि पुलिस ने 335 मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने बताया कि असम बाल विवाह के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है। 21 से 22 दिसंबर की रात को शुरू किए गए तीसरे चरण के अभियान में 416 गिरफ्तारियां की गईं और 335 मामले दर्ज किए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। हम इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए साहसिक कदम उठाते रहेंगे। असम सरकार की बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई को ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने मुसलमानों के खिलाफ अन्याय बताया है। AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम ने इन गिरफ्तारियों पर सवाल उठाते हुए मीडिया से कहा कि पुलिस ने मेरे विधानसभा क्षेत्र मनकाचर से कल रात 38 लोगों को पकड़ा है। ये मुसलमानों के खिलाफ सरासर अन्याय है। इस साल राज्य ने असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह
और तलाक पंजीकरण अधिनियम 2024 बनाया है। इस साल राज्य सरकार ने असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 2024 बनाया। लिहाजा इस कानून के बनने के बाद जो लोग बाल विवाह कर रहे हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री 5 से 6 साल पुराने मामलों में लोगों को पकड़ रहे हैं, उन पर बलात्कार के आरोप लगा रहे हैं। यह पूरी तरह से गैर कानूनी कार्रवाई है। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा का दावा है कि 2026 से पहले राज्य में बाल विवाह को पूरी तरह रोक दिया जाएगा। अमेरिका का एक लड़ाकू विमान लाल सागर के ऊपर दुर्घटना का शिकार हुआ है। अमेरिकी सेना के मुताबिक लड़ाकू विमान अपनी ही गोली का शिकार हो गया, जिसे कि फ्रेंडली फायर कहा जाता है। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू विमान FA-18 हॉर्नेट में सवार 2 क्रू सदस्य सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। बता दें कि हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले करने के बाद यह घटना हुई। इन हमलों के जरिए अमेरिका ने यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से कमांड सुविधाएं दी जाती हैं और मिसाइलें रखी हैं। इसके अलावा अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने लाल सागर में हूती विद्रोहियों के कई ड्रोन्स और एंटीशिप क्रूज मिसाइल को भी मार गिराया। अमेरिका ने यह हमला इसराइल पर किए गए हूती विद्रोहियों के हमले के बाद किया है। मनुस्मृति को महिला स्वतंत्रता विरोधी बताते हुए एक टीवी कार्यक्रम में आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती का उसकी प्रतियों के तोड़फाड़ करने का मामला इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। इसके 2 मिनट 1 सेकंड के वीडियो क्लिप को उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर भी साझा किया। इस 2 मिनट के वीडियो पर जहां कुछ लोगों ने मनुस्मृति को महिला विरोधी किताब करार देते हुए इसे फाड़ने और जलाने का समर्थन किया, तो वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रियंका को शारीरिक क्षति पहुंचाने और उनके खिलाफ नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते बुधवार को इंडिया टीवी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित बयान पर, जिसे चैनल की एंकर मीनाक्षी जोशी होस्ट कर रही थी, और इसी दौरान के 2 मिनट के वीडियो क्लिप को प्रियंका भारती ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा कि अंबेडकर जैसा व्यक्ति भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो किसी हिंदू को सतूक नहीं लगने वाला। जहाँ बुद्ध स्वयं हार गए, वह अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती है, सावरकर। यानी ये लाइनें सावरकर की हैं। आरजेडी नेता ने आगे लिखा कि इसी सावरकर से प्रेरित अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान करने का साहस किया। इनके भगवान मनु के मनुस्मृति को हर बार फाड़ूंगी। प्रियंका भारती ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि मनुस्मृति को घृणित किताब मानते हुए बाबा साहेब ने चलाया था, मैंने तो बस पन्ने फाड़े थे, अभी बाबा साहेब से बहुत सीखना है। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में व्यापारियों की ओर से बेचे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के मार्जिन मूल्य पर 18% कर को मंजूरी दे दी गई है और अब पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर पहले के 12% जीएसटी को बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, जैसा कि बाकी सामान्य वाहनों पर भी लागू है। हालांकि पर्सनल लेवल पर इस्तेमाल किए गए वाहन की बिक्री और खरीद पर जीएसटी लागू नहीं होगा। वहीं अब इस फैसले को लेकर विपक्ष ने केंद्र पर हमला बोला है और इसे अमीरों के पक्ष में कदम बताया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि वह सिर्फ अमीरों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि मध्य वर्गीय परिवारों के लिए कार खरीदना बड़ी बात है, लेकिन सरकार उनके सपनों को कुचल रही है। सरकार सिर्फ अमीरों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। वहीं अखिलेश यादव ने भी केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बार बार जीएसटी दरों को बढ़ाकर छोटे व्यापारियों और दुकानदारों से पैसा इकट्ठा करने का मौका देती है। इस तरह के लगातार बदलाव व्यापारियों के लिए भ्रम पैदा करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर पर की गई अमित शाह की टिप्पणी को लेकर विपक्ष लगातार उन्हें घेर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वर्तमान समय में संविधान की प्रासंगिकता के कारण संसद में इस पर चर्चा की मांग की थी। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं का अपमान करने की कोशिश की। संसद में अमित शाह के बयान से सभी आहत हैं। अब तक अमित शाह या पीएम ने इसके लिए माफी मांगने की कोशिश नहीं की, इसलिए अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरे देश में उठाने का फैसला किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रेस मीटिंग करेंगे। 24 तारीख को कांग्रेस कार्यकर्ता सभी जिला कलेक्ट्रेट तक अंबेडकर सम्मान मार्च निकालेंगे
और कलेक्टरों को अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नोटिस देंगे। इसके अलावा 27 दिसंबर को बेलगावी में एक विशाल रैली निकाली जाएगी और यह अभियान 26 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने उनके खिलाफ पीएफ मामले में जारी नोटिस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिन कंपनियों के लिए उन्हें नोटिस दिया गया उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। रॉबिन उथप्पा ने बयान जारी कर कहा कि 2018 और 19 में मैं स्ट्रॉबेरी लेंसेरिया प्राइवेट लिमिटेड, सेंटोरस लाइफस्टाइल ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड और पेरिस फैशन हाउस का डायरेक्टर बना। मैं इन कंपनियों के कामकाज में सक्रिय रूप से शामिल नहीं था। उथप्पा ने कहा कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर, टीवी प्रेजेंटर और कमेंटेटर के तौर पर व्यस्त शेड्यूल की वजह से कंपनी के कामकाज में हिस्सा नहीं लिया। यहाँ तक कि मैंने जिन कंपनियों को फंड किया उनकी कार्यकारी भूमिका में भी शामिल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि अफसोस से ये कंपनियां मुझे मेरा पैसा लौटाने में नाकामयाब रहीं, जो मैंने उधार दिया था, जिसकी वजह से मुझे कानूनी कदम उठाने पड़े। यह मामला भी विचाराधीन है और मैंने कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर कुछ साल पहले इस्तीफा दे दिया था। दरअसल आपको बता दें कि प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी ने रॉबिन उथप्पा के खिलाफ नोटिस जारी कर पीएफ फंड के बकाया अमाउंट की मांग की थी। आरोप है कि उथप्पा जिन कंपनियों से कथित तौर पर जुड़े हैं, उन कंपनियों ने कर्मचारियों के पीएफ में पैसा जमा नहीं किया है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाल ही में हमने 2 योजनाओं की घोषणा की थी। एक महिला सम्मान योजना, हमारी महिलाओं की सुविधा के लिए हमने घोषणा की थी कि हम उनके बैंक खातों में 2100 रुपए जमा करेंगे। इसका पंजीकरण कल से शुरू हो रहा है। दूसरी घोषणा संजीवनी योजना की थी। इसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा। केजरीवाल ने कहा कि मध्यम वर्ग की कोई सुध नहीं लेता। रिटायरमेंट के बाद कई परिवारों में बुजुर्गों की कोई सुध नहीं लेता। अब आम आदमी पार्टी सरकार उनका इलाज कराएगी। इस योजना का पंजीकरण भी कल से शुरू हो जाएगा। हमारी टीम घर घर जाकर संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण करेगी। इसके लिए दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि आप आम आदमी पार्टी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका वोट रद्द हुआ है या नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा बड़े पैमाने पर वोट रद्द कर रही है। अंडर 19 एशिया कप में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश की महिला टीम को हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में भारत को 41 रनों से जीत मिली। बता दें कि बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 117 रन बनाए। वहीं 118 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 18.3 ओवरों में 76 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार के मंत्रियों के शपथ लेने के बाद कल शनिवार 21 दिसंबर को अब उनके विभागों का बंटवारा भी हो गया है। जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह विभाग अपने पास रखा है, तो वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार को वित्त विभाग दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय, सामान्य प्रशासन, सूचना और प्रचार विभाग अपने पास रखा है, जबकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, आवास, सार्वजनिक निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अजीत पवार को वित्त के साथ राज्य उत्पाद शुल्क मंत्रालय दिया गया है। आपको बता दें कि रविवार 15 दिसंबर को महायुति के 39 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें बीजेपी के 19, शिवसेना शिंदे गुट के 11 और एनसीपी अजीत पवार गुट के 9 मंत्री शामिल थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।